नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। माफिया अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया। अब आगे अतीक एंड फैमिली के साथ क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है। तमाम सवालों और दावों के बीच आज सत्ता में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो पिछले 44 दिन से फरार है। अब वो अपने बेटे असद का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है। इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में नकाब पोश महिला पुलिसकर्मियों को प्रयागराज में तैनात किया गया है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। बेटे के मारे जाने के बाद अतीक अहमद सहमा हुआ है, डरा हुआ है और पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। अतीक ने क्यों अबू सलेम का नाम लिया, अतीक अहमद का आईएसआई से क्या कनेक्शन है, लश्कर कैसे अतीक की मदद करता था, ऐसे तमाम सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है। इस पर हमने सत्ता की खास कुंजी तैयार की है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल तक घोटाले की आंच पहुंच गई है। शराब घोटाले में सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब केजरीवाल का क्या होगा, इस पर सत्ता की कुंजी जरूर देखिएगा। सत्ता में बात होगी 2024 के चुनाव के लिए छिड़ी सियासी लड़ाई की, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। आज पीएम मोदी असम में हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता अलग अलग मुलाकातों के जरिए एकजुट होकर पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वॉशिंग मशीन वाली तस्वीर आपको याद होगी, जिसमें वो बीजेपी को सियासी दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बता रही थी। आज गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वो तस्वीर फिर से सियासी गलियारों में ट्रेंड होने लगी है। इस लड़ाई पर भी हमने एक दिलचस्प रील तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की, जो अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद से लगातार सदमे में है, बार बार रो रहा है। जबकि असद के एनकाउंटर के बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ एनकाउंटर पर सवाल की तरह उठने वाली उंगलियां हैं, दूसरी तरफ पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के एक एक किरदार पर शिकंजा कस रही है। सत्ता में सबसे पहले बात उन किरदारों की कर लेते हैं जिन पर इस वक्त पुलिस की पैनी नजर है। पहला किरदार है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अब तक फरार है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। पुलिस ने शाइस्ता की गिरफ्तारी का पूरा खाका तैयार कर लिया है और असद और गुलाम के मारे जाने के बाद उमेश हत्याकांड का सबसे अहम किरदार है गुड्डू मुस्लिम, जो अब तक फरार है। इसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या असद और गुलाम के बाद अब अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का है। वैसे अतीक अहमद तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन सत्ता में आगे हम अतीक अहमद के पाकिस्तान से लेकर अबू सलेम तक के कनेक्शन पर सीक्रेट जानकारी देने वाले हैं, जिसको लेकर के उसके किरदार की कई और पहलू आपको नजर आएंगे। पुलिस को चौंकाने वाले इस मामले में इनपुट मिले हैं। इसे लेकर अतीक अहमद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने उमेश पाल की हत्या के बाद आरोपियों को बचाने से लेकर भगाने तक हर कदम पर साजिश रची और अब वो फरार है। उस किरदार का नाम है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। असद को दफनाए जाने की तैयारी के बीच खबर ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता अपने बेटे असद का शव प्रयागराज पहुंचने पर जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर एक खाका तैयार कर लिया है। सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। अतीक के घर के पास नकाबपोश महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों को बेहद पैनी नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी। इसके 3 दिन बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता पर कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने उमेश पाल की हत्या वाले दिन शाइस्ता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि शाइस्ता ने ही अपने गुर्गों को चकिया स्थित टूटे घर में 74 लाख रुपए छिपाने के लिए दिए थे। सूत्रों की माने तो एसटीएफ के सामने अतीक ने खुद कबूला कि ऑपरेशन में शाइस्ता को भी शामिल किया गया था। शाइस्ता परवीन को पूरे ऑपरेशन की जानकारी थी। अतीक अहमद ने और भी कई खुलासे किए हैं। माफिया के काले साम्राज्य से जुड़ी और भी कई जानकारियां हैं, लेकिन पहले 146 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे पुलिस का शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है।
जो इनपुट मिला उसमें ये है कि शाइस्ता परवीन जो है, जो उसकी माँ है, ऐसी ही संभावना जताई जा रही है, इस तरह की जानकारी आई है कि वो जो 2-3 स्पॉट्स है जहाँ पे कब्रिस्तान, जहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा, इन सब जगहों पे वो आ सकती है अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए। पूरे हत्याकांड को अगर सुलझाना होगा तो शाइस्ता का पकड़ में आना बहुत जरूरी है और अंतिम मौके के रूप में असद के अंतिम संस्कार को देखा जा रहा है, जिसमें पुलिस की पैनी निगाह है और महिला पुलिसकर्मी जो बुर्के में होंगी उनको भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है। ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन हैं जिसमें एसटीएफ ने अपनी सभी टीम्स को लगा दिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले बहुत ही कम केसेस में हुआ है। इस प्रकार का मर्डर जो एक माफिया गैंग द्वारा किया गया, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे रूट्स पर अटैक था। कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे जिससे पुलिस और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाती, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाते, मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाने में और मुश्किल होती। ये सभी अब पॉसिबिलिटीज़ नेगेट हो गई हैं इस मुठभेड़ के बाद। ये जग जाहिर है कि ड्रोन से जो हथियार आते हैं और कल जो बरामद हुए हैं असद से और गुलाम से, तो इसमें तो कोई संदेह अब नहीं है कि पूछताछ में और जो उन्होंने इकबालिया बयान दिया है, जो पाकिस्तान आईएसआई और लश्कर तैयबा से मदद मिलती थी, वो बड़ी भयावह है, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। लगातार एसटीएफ की टीम्स इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर और कोई अपडेट नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। असद का शव लेने झांसी पहुंचे उसके फूफा डॉक्टर अहमद। देर रात प्रयागराज लाया जाएगा असद का शव, कल सुपुर्द खाक किया जाएगा असद अहमद। तो आज अतीक अहमद से प्रयागराज के घुमनगंज थाने में पुलिस ने दूसरे राउंड की पूछताछ की, जिसमें कई सवाल किए गए। एसटीएफ की 6 सदस्यों की टीम ने उमेश पाल के मर्डर में इस्तेमाल हथियारों को लेकर भी अतीक से सवाल किया। अतीक ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। आपको 10 चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं। सबसे बड़ी बात, अतीक ने उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची। पुलिस वालों को मारने की भी पूरी प्लानिंग उसकी साथ थी। अतीक ने बताया कि उमेश को ना मारने से उसके नाम का खौफ खत्म हो जाता। प्रयागराज के लोगों को बताना था कि अतीक अभी जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद हथियार को फार्म हाउस में रखा गया था। अतीक की निशानदेही पर अब पुलिस हथियार की तलाश करेगी। अतीक ने कबूला कि उसके रिश्ते आईएसआई एजेंट और लश्कर से हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने अपने बेटे असद के लिए अतीक ने अबू सलेम से मदद ली थी। तो अतीक अहमद की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से अब एटीएस भी पूछताछ करेगी। एटीएस अतीक के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच करेगी। फिलहाल अतीक और अशरफ 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर हैं। इससे पहले एटीएस ने तकरीबन 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। 10 संभावित सवालों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। सवाल कुछ ऐसे होंगे। पहली बार पाकिस्तान से संपर्क कब साधा? पाकिस्तान के किन किन आतंकवादियों से कनेक्शन है? किसके जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचे? आतंकवादी कनेक्शन में आईएसआई का क्या रोल था? पाकिस्तानी आतंकियों से क्या क्या मिला? पाकिस्तान से मंगाए हथियारों कहां पर छुपाए गए? क्या पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भी हथियार मंगाए गए? पंजाब में अतीक के लिए कौन कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों की शह पर कौन कौन सी वारदात को अंजाम दिया गया? पाकिस्तानी कनेक्शन में कौन कौन शामिल था? आपको बता दें कि अतीक के कई मददगारों के नाम इसमें मिले हैं। एटीएस की टीम प्रयागराज जाकर अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। एक तरफ अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस और एटीएस दोनों के पास सवालों का पुलिंदा है, और दूसरी तरफ असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली और उमर पर पैनी निगाह है। वहां पर भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी लगातार की जा रही है। तो एनकाउंटर से पहले असद भी पुलिस को 49 दिनों तक चकमा देता रहा। प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने के बाद कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी यूपी के दूसरे जिलों में
वो भागता रहा, ठिकाने बदलता रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई दिनों तक असद दिल्ली में था। दिल्ली के जामिया नगर और संगम विहार में भी वो कुछ दिनों तक छिपा रहा, जिसके बाद दिल्ली से अजमेर चला गया। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां असद रुका हुआ था। कैसे असद पुलिस को गुमराह करता रहा, देखिए एक एक्सक्लूसिव टीम। फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक दिन तक असद प्रयागराज के एक घर में छिपा रहा। उसके बाद 26 फरवरी को वो बाइक पर सवार होकर कानपुर पहुंचा और 28 फरवरी को दिल्ली के इसी आनंद विहार बस अड्डे पर आया, जहां से वो सीधा जामिया नगर गया। जामिया नगर में अपने एक करीबी के घर ठहरा। अतीक अहमद का बेटा असद देश की राजधानी दिल्ली भी पहुंचा था। प्रयागराज से फरार होने के बाद कानपुर के रास्ते वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के जामिया नगर में भी पनाह ली थी। जामिया नगर के बाद वह संगम विहार भी गया और लगभग दिल्ली में 15 दिन तक रहने के बाद यहां से अजमेर के लिए निकल गया। इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं और जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर असद और गुलाम कुछ दिनों तक छुपे हुए थे। अजमेर तक जब एसटीएफ के पहुंचने की सूचना मिली तो असद वहां से सीधे मुंबई पहुंचा और यहां से सालिम गैंग के कुछ लोगों ने उसकी मदद की और फिर मुंबई से वो पहले पुणे में गया और पुणे के बाद में नासिक में गया। नासिक से वापस कानपुर गया और कानपुर से झांसी गया, लेकिन जब वह दोबारा झांसी पहुंचा तो एसटीएफ को उसके आने की भनक पहले ही लग गई थी। तो फिलहाल असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे एनकाउंटर पर सियासत हो रही है। एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले गुलाम के परिवार की बातें सुनिए। शूटर गुलाम के भाई राहिल और मां ने कहा कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है। इतना ही नहीं, परिवार ने गुलाम का शव तक लेने से इनकार कर दिया। कल रात में भी हम परिवार के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ बैठ के कहा कि हम लोग शव नहीं लेंगे। उसकी खुद की बीवी बच्चे थे, छोटी बेटी है उसकी 5 साल की, 1 साल की, किसी के बारे में नहीं सोचा। तो आज उसका शव लेके हम लोग करेंगे पिकनिक और सब कुछ तबाह कर दिया उसने। ठीक किया बेटा। पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। जो उन्होंने गलत रास्ते पे गया, किसी के बच्चे को छीना, तो किसी ने मेरे बच्चे को छीन लिया। ठीक किया। ना तो हमें सारी जिंदगी पड़ेगा। उठेंगे तब रोएंगे, बैठेंगे तब रोएंगे, सोचेंगे तब रोएंगे, उनके पालने के लिए सोचेंगे तब रोएंगे। अब नहीं क्या गया हमारे पास, सब तो खो गया। ठीक किया जो किया, अच्छा किया। आज को चेहरा दिखाना होता तो आज क्यों लंबा सोता, आज क्यों लंबा सो रहा है। माँ देख सकती है कि मेरा बच्चा लंबा सो रहा है, पत्थर रख लिया ना कलेजे पे। मैं खुल के बोलूँगा कि बहुत बुरे आदमी है और लोग पता नहीं क्यों उनको जोड़ते हैं कि धर्म और जात से, मुसलमान से। वो सिर्फ अपनी सोचता था, वो किसी मुस्लिम कौम का थोड़ी भला किया है। माँ तो कही है कि भाई उसने जान ली, एक बेटे को भी मारा ना उसने, वो भी तो किसी का बेटा रहा होगा। तो क्या उसकी माँ दुखी नहीं? आज मेरी माँ बैठ के रो रही है, तो क्या उसकी माँ नहीं रोई होगी? क्या उसकी वाइफ नहीं रोई? तो क्या हम इतनी संवेदना नहीं रखें कि गलत को गलत ना बोले? तो आज मैं बोलूँगा गलत है, मेरे भाई ने गलत किया तो मैं बोलूँगा कि मेरे भाई ने गलत किया। और अब बात करते हैं एनकाउंटर पर हो रहे जरूरी विमर्श और सियासी संग्राम की।
असद और गुलाम जैसे अपराधियों का एनकाउंटर करना जायज है या नाजायज? कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सजा देना न्याय है या एनकाउंटर करना? एनकाउंटर को न्याय माना जाए या फिर बदला? ऐसे सवालों पर आम लोग और नेता दो पक्षों में बंट गए हैं। लगातार बहस हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई नेता इस एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, जबकि विपक्ष के कई नेता इसकी टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर यह न्यूज रील देखिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं रहा? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? मैं यही कह रहा हूँ, फेक कैसे कहते हैं? फेक अगर फेक है जांच में आ जाएगा ना, मजिस्ट्रियल जांच में। मजिस्ट्रियल जांच में तो हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो उसका जांच का भी इंतजार नहीं होना है। फेक पहले से कह दे रहे हैं, इसका मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन लोगों को एक कोई सही बात ना करके हर समय चुनाव की चिंता रहती है, वोट बैंक की चिंता रहती है। ये किसको प्रसन्न करना चाहते हैं इस पर बात को कहकर? मैं समझता हूँ कि उमेश पाल एक ओबीसी है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी एक बार भी संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या ये उचित है? उसी दिन पूरे प्रदेश ने समझ लिया था कि ये एनकाउंटर होना है और फेक एनकाउंटर होना है। यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है, और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। मेरा मानना ये है कि एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है। किसी पुलिस के कर्मचारी को खरूंच तक नहीं लगी, गोली लगने की तो बात अलग है, और उन्हें 2 लोगों को मार दिया गया। जो पूरा घटना चक्र है इस एनकाउंटर का, वो संदिग्ध नजर आता है। तो एनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं है, आम लोगों के बीच भी इसे लेकर अलग अलग राय है। कोई इसे अपराध के अंत की तत्काल सेवा कह रहा है, तो कोई संविधान, कानून और अदालत का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा है। आम लोगों की बात भी सुन लीजिए। प्रयागराज के निवासी होने के नाते तो सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि कोई यहाँ के जो डॉन बहुत बड़े बाहुबली, जिनके खौफ से हम लोग डरते थे, कि यहाँ अच्छा लग रहा है कि यहाँ इंसाफ हुआ है। भाई साहब ये समझ लीजिए, ये पाप का घड़ा था, ये ऊपर वाले ने एकदम जो है भर दिया था और फूट गया। ये जो है जो हुआ सब अच्छे हुआ है। आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया है। इतने सालों से आतंक यहाँ इलाहाबाद में, पूरी यूपी में था, इसका एक साम्राज्य खत्म है योगी राज में। देखिए सर, सरकार अगर सख्त रहेगी तो अपराध कम हो जाएगा। अपराध पहले से ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है, और निश्चित रूप से अगर हम 10 साल पहले की डिवाइडर लाइन तय करें तब से हालात बेहतर है। अब इस पर हम क्या कहें? अब ये मंत्री जी बता सकते हैं। मंत्री जी अब किसको कह रहे हैं? योगी जी बता सकते हैं कि क्यों हुआ, काहे हुआ। हमारा कहना था पकड़ लेते, 5-10 साल की सज़ा देते हैं, 12 साल की सज़ा देते, 15 साल की देते हैं, मगर इनकाउंटर तो नहीं करना था। तो एनकाउंटर पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इनमें जो लोग इंसाफ की पूरी प्रक्रिया पालन करने के पक्ष में हैं, वो यूपी के
शाहजहांपुर का उदाहरण भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कारोबारियों ने एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर को चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि शाहजहांपुर में जो हुआ क्या वो सीधे सीधे कानून का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या इस तरह कानून की पूरी प्रक्रिया को किनारे लगाया जा सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो गली गली में इसी तरह अपराध को खत्म करने और तुरंत इंसाफ के नाम पर क्रूरता होती रहेगी। वैसे इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई। सत्ता में अब बात आज की सबसे सनसनीखेज राजनीतिक खबर की। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में सीबीआई ने नोटिस दिया है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। ये आज की बहुत बड़ी खबर है और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। आपको जल्दी से बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में किस सिलसिले में पूछताछ होगी। आरोप है कि आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले को लेकर हुई पूछताछ के दौरान सीबीआई को बयान दिया कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलवाया था। उस दौरान वहां सत्येंद्र जैन भी थे। वहीं सिसोदिया ने उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। दावा किया जा रहा है कि इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महिंद्रू ने जांच एजेंसी को बताया था कि विजय नायर के फोन से केजरीवाल ने फेस टाइम वीडियो कॉल करके उन्हें कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, उन पर वो भरोसा करें। आरोप यह भी है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए थे जिन्हें गोवा चुनाव में खर्च किया गया। हालांकि ये सब आरोप हैं और इन पर पूछताछ के लिए ही केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, जेल भेजने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो साजिश रची गई है उससे उनकी आवाज नहीं दबेगी। जबकि बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना आम आदमी पार्टी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जनता की जीत। जिस दिन केजरीवाल जी ने बताया कि देश के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ का काला धन लगाया, वो सारा पैसा मोदी का है, उसी दिन तय हो गया था कि ऐसी कार्रवाई केजरीवाल जी के खिलाफ होगी। और इसलिए ये नोटिस आया है। हम ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम केजरीवाल है। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, शुरू से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या आज ये कहा जाए कि सिसोदिया के बाद वाकई केजरीवाल संकट में? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है राहुल जी। मैं सबसे पहले आपको कागजात दिखाना चाहूँगा। ये दरअसल रिमांड कॉपी है उन आरोपियों की जो कि आबकारी घोटाले में फंस चुके हैं। ये बाकायदा ईडी और सीबीआई ने अपनी तरफ से कोर्ट के अंदर दायर की थी और इसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है जो सी अरविंद थे, जो कि आबकारी जो मंत्रालय था उसमें मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं। उन्होंने अपने बयान जो दिए 164 के सीआरपीसी के तहत बयान रिकॉर्ड किए गए थे उनके, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मार्च साल 2021 को उन्हें मनीष सिसोदिया ने अपने फोन से कॉल करके सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। वहां पर बाकायदा सत्येंद्र जैन पहले से मौजूद थे। उनको बोला गया कि जो मार्जिन है शराब कारोबारियों का जो अब तक 6% था उसको 12% कर दिया जाए, और ये जो मौखिक आदेश था इसको ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर लिखने के आदेश वहीं पर सी अरविंद को दिए गए थे। इसके अलावा ये दूसरा पेज जो आप देखेंगे इस पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो विजय नायर थे, जो कि मीडिया सेल के प्रभारी बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी में, उन्होंने अपने फ़ोन से इंडो स्प्रिट के डायरेक्टर समीर महिंद्रू की बातचीत करवाई थी फेस कॉल के जरिए,
और बाकायदा वहाँ पर उनको ये भी बोला गया था कि जो विजय नायर है दरअसल वो उनके बच्चे की तरह है और जितना पैसा वो कह रहा है उतना पैसा दे देना चाहिए समीर महेंद्र को। समीर महेंद्र ने साफ तौर पर अपने बयान दर्ज करवाए थे और उन्हीं बयानों के आधार पर रिमांड बाकी आरोपियों की ली गई थी। और जिस वक्त मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी दायर की गई थी अदालत के अंदर, उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं, जितनी भी बातें सामने आई, उनके बारे में पूछताछ करना अरविंद केजरीवाल से बेहद जरूरी हो जाता है सीबीआई के लिए। और यही वजह है कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होने से पहले। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक हमले वो काफी तेज कर दिए। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें 2024 की शुरुआती तैयारियों का ट्रेलर दिखने लगा है। कुछ सीन सत्ता पक्ष की ओर से, तो विपक्ष के नेता भी कई सीन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के आधार पर जनता चुनावी बॉक्स ऑफिस पर सत्ता वाली फिल्म के लिए अपना टिकट बुक कराएगी। कुल मिलाकर पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिनमें एक किरदार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी ओर राहुल गांधी के इर्द गिर्द विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। कल शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई। इस बीच कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में थे और सियासी धुलाई में व्यस्त थे, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण साधवी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां बीजेपी में भारी बगावत की बातें कही जा रही हैं। यूपी में भी निकाय चुनाव की तैयारी है। राजनीतिक खबरों की इस कुंजी का एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी की उत्सव नीति से, जिससे वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों संपर्क साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 2 अलग अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले उत्सव में शामिल हुए। कल रात दिल्ली में पीएम मोदी तमिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में थे और आज वो असम के गुवाहाटी में बिहू पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल 14 अप्रैल को तमिल नववर्ष पुतांडु मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताया था, जबकि आज वो गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में बिहू में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया। इसके बाद हुए कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ परफॉर्म किया। इस कार्यक्रम के जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने का प्रयास किया गया। आज के कार्यक्रम की तस्वीरें बेहद रोचक और दर्शनीय थी। काफी देर तक पीएम मोदी ने इस लोक कार्यक्रम का आनंद लिया। उनके साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पीएम मोदी हर धर्म और संप्रदाय के उत्सव में शामिल होते हैं। पिछले रविवार को पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च गए थे। यहां उन्होंने चर्च के पादरी से मुलाकात की थी। इन तीनों तस्वीरों में पीएम मोदी की उत्सव नीति की एक झलक दिखाई देती है। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई एक पिछले हफ्ते की बात हो। लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग धर्म और समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल होते रहे हैं। पिछले महीने पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादी समारोह में भाग लिया था। फरवरी 2023 में पीएम ने नई दिल्ली में वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया था। नवंबर 2022 में गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के जयंती समारोह में हिस्सा लिया था। नवंबर में ही पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगाई महोत्सव को भी संबोधित किया था। अक्टूबर 2022 में पीएम ने हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा समारोह में हिस्सा लिया था। चाहे अहमदाबाद का नवरात्रि महोत्सव हो या गणेश चतुर्थी समारोह, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा अर्चना हो, रविदास जयंती का मौका हो या वाराणसी की देव दीपावली, पीएम मोदी ने तमाम उत्सवों में खुद शामिल होकर एक साइलेंट सांस्कृतिक संदेश दिया है। साइलेंट इसलिए क्योंकि इस संदेश में कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। भारत उत्सवों का देश है। उत्सवों के प्रति भारत के लोग बहुत भावुक हैं और ऐसे में तमाम उत्सवों को जब एक नेता एक सूत्र में बांधता दिखाई देता है तो मैसेज अपने आप में डिलीवर हो जाता है। पीएम मोदी का यह उत्सव प्रेम बहुत पुराना है और अलग अलग मौकों पर दिखाई देता है, लेकिन इन उत्सवों के बीच पीएम मोदी की विकास वाली राजनीति भी तेज गति से चलती रहती है। और ये बात आज असम में उस समय देखने को मिली जब पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल बाद नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बने पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का उद्घाटन किया। 2017 में पीएम मोदी ने इस एम्स की आधारशिला रखी थी, जिसका आज उन्होंने ही
उद्घाटन भी किया। इस समय असम के उस वक्त जो सीएम थे वो सर्बानंद सोनोवाल थे और आज वहां के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गुवाहाटी में बना एम्स उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने असम में 3 और मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर असम में पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों के लिए कुछ नुकीले तीर भी तैयार करके रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश में दशकों तक राज किया वो अब क्रेडिट नहीं मिलने की शिकायत करने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं। पीएम मोदी ने अपनी उत्सव नीति और विकास नीति के साथ साथ विपक्ष की धुलाई करने वाली नीति भी प्रदर्शित की। इस बीच राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास आज छोड़ दिया। राहुल गांधी ने अपने सामान की पैकिंग कर ली। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाले बंगले को 22 अप्रैल तक खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इससे पहले ही बंगला खाली करने की तैयारी में थे। राहुल गांधी के सरकारी बंगले 12 तुगलक लेन से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत की ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी को मकान खाली करने का नोटिस मिला था। 22 अप्रैल के पहले उनको मकान खाली करना था। उन्होंने कहा वो कर भी देंगे और आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन राहुल गांधी का सामान 12 तुगलक लेन से निकलकर 10 जनपद पहुंचा है। ट्रक आपको नजर आ रहा है जिसमें राहुल गांधी का सामान यहां पहुंचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने 11 अप्रैल को वायनाड में कहा था कि राहुल गांधी का 90% सामान तुगलक लेन में पैक हो चुका है। उन्होंने और उनके बच्चों ने सामान पैक करने में मदद की है क्योंकि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है, इसलिए यही उनका परिवार है, हम सब उनका परिवार है। और इसके बाद राहुल गांधी माना जा रहा है कि अगला कोई मकान मिलने तक, सिक्योरिटी क्लियरेंस होने तक फिलहाल 10 जनपद में ही रहेंगे क्योंकि सोनिया गांधी को भी CISF की सिक्योरिटी मिली हुई है, वही सिक्योरिटी राहुल गांधी को भी है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ रहना ही बेहतर होगा। हालांकि तमाम सांसदों ने राहुल गांधी से कहा था कि वो कांग्रेस के सांसद अपना मकान खाली कर सकते हैं जिसमें कि राहुल गांधी रह लें, लेकिन राहुल गांधी ने उसके लिए इनकार कर दिया था। इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। कल ही मौलाना राबे हसन नदवी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया था। इससे मुस्लिम समुदाय में शोक और गम का माहौल है। आज ही सुबह रायबरेली में तकिया मैदानपुर में उनके पारिवारिक कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और मौलाना राबे हसन नदवी के लिए दुआ की। और सत्ता में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मुलाकात होती है।